हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हो? जय श्री राधे, जय हिंद, जय भारत। वेलकम है आपका मेरी न्यूज़ वीडियो में। मेरा नाम है आरती सेन और आप देख रहे हो आरती न्यूज़ चैनल। आज हम बात कर रहे हैं मनीषा मर्डर केस के बारे में। जी हाँ, मनीषा मर्डर केस में एक नई अपडेट, मर्डर मामले में एक नई अपडेट आई है। नया मामला सामने आया है, जानते हैं पूरी खबर। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, जुड़े रहे आरती न्यूज़ चैनल के साथ। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। हरियाणा की भिवानी में लेडी टीचर मनीषा 19 साल की, मात्र 19 साल की मनीषा की मौत का सच सामने लाने की जिम्मेदारी, हाँ जी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई। अभी केस से जुड़े तथ्य सीबीआई को हैंड ओवर किए जाने हैं। मनीषा के परिजन और प्रदेश भर में इस बेटी को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे लोग इस उम्मीद में है कि जल्द से जल्द केस के सारा सच सामने आएगा। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि हरियाणा का यह पहला केस नहीं है। जी हाँ, हरियाणा का यह पहला मामला नहीं है जो सीबीआई के हवाले होगा। इससे पहले भी यमुनानगर की रेणुका शर्मा भाजपा नेता सेनाली फोटा की मर्डर मिस्ट्री जैसे कई केस सीबीआई के पास में, लेकिन अब बड़ी बात है कि ये केस अभी तक भी सॉल्व नहीं हुए। हरियाणा से संबंधित जमीन घोटाले से जुड़े कुछ केस की जांच सीबीआई कर रही है। ज्यादातर मामलों में सीबीआई को केस सौंपने तक तो मामला सुर्खियों में रहा, लेकिन उसके बाद किस नतीजे पर पहुंचा, किसे न्याय मिला और किसे नहीं, इस पर कोई चर्चा नहीं होती। दैनिक भास्कर ऐसे ही केस सामने ला रहा है जो सीबीआई के हवाले हुए। ये गजब संयोग है कि 5 बड़े मामले में से 4 केस में अपराध अगस्त महीने में ही हुए। जस्टिस फॉर मनीषा कैंपेन क्यों चलाना पड़ रहा है? 11 अगस्त की भिवानी की 19 वर्षीय लेडी टीचर मनीषा गायब हुई। 13 अगस्त को उसका शव खेत में मिला और अब यह केस और सुसाइड की थ्योरी में उलझा हुआ है। पुलिस इसे सुसाइड मान रही है, जबकि परिजनों का भरोसा है कि बेटी कभी जान नहीं दे सकती। 10 दिन से मामला सुर्खियों में बना हुआ है। 15 अगस्त से प्रदेश भर में जस्टिस फॉर मनीषा कैंपेन चल रहा है। सोशल मीडिया पर पोस्टों की भरमार हो रही है। परिजनों की मांग पर 20 अगस्त को सीएम नायब सैनी ने केस की जांच सीबीआई को सौंपने की घोषणा की। भिवानी अस्पताल और रोहतक पीजीआई के बाद 20 अगस्त को दिल्ली एम्स में तीसरी बार मनीषा के शव का पोस्टमार्टम कराया गया। कहा जा रहा है कि एम्स में रिपोर्ट मिलने के बाद सीबीआई की भूमिका शुरू होगी। जानिए वो 4 केस जिसमें कहीं लड़ते लड़ते पिता दम तोड़ दिए। तो चलिए जानते हैं हरियाणा के वो केस जिनके बारे में अभी तक भी सुनवाई नहीं हुई है। इसमें बेटी के पिता ने लड़ते लड़ते अपना दम तोड़ दिया और किसी ने कानून में ही टकटकी करके हार मान ली। केस नंबर 1, रेणुका शर्मा मर्डर मिस्ट्री। जी हाँ, न्याय के इंतजार में माता पिता की हुई मौत, बहन ने रोशनी गंवाई। यमुनानगर में 26 अगस्त 1995 को 11वीं की छात्रा रेणुका स्कूल से लौटते वक्त लापता हो गई और बाद में शव बोरी में बंद मिला। यह अपहरण, सामूहिक ज्यादती और मर्डर केस था। जांच सीबीआई को सौंपी गई। कई साल तक इंसाफ की राह देखते देखते रेणुका के माता पिता का भी देहांत हो गया। अब केवल उसकी बहन मल्लिका शर्मा, पति मलखान और एक बेटा भी था। मल्लिका कहती थी कि जब केस और सीबीआई की टीम हमारे घर आती थी और ऐसा व्यवहार करती थी जैसे कि हम दोषी है। अब आंखों से दिखाई देना बंद हो चुका है। न्याय की आस छोड़ दी है। अब टीचर मनीषा के केस सीबीआई को दिया जा रहा है। यह उम्मीद करती है कि कम से कम मनीषा को तो न्याय जरूर मिले। बोरी में बंद मिला था शव। 26 अगस्त 1995 को रेलवे कॉलोनी चुंगी के पास ही जंगल में रेणुका का शव चीनी की खाली बोरी में बंद मिला था। चीनी की बोरी सरकारी डिपो की थी, जिसका संचालक सुनील गुप्ता था और उसी को स्कूटर पर लादकर बोरी फेंकते हुए भी देखा गया था। पुलिस 27 अगस्त को मौके पर पहुंची, तब तक गुप्ता फरार हो गया था। इस केस में और कई लोग शामिल थे, मगर अभी तक उन पर आरोप साबित नहीं हो सके। तो देखा आपने दोस्तों, रेणुका शर्मा के साथ क्या हुआ और कितनी सालों पुरानी बात है जिसमें अभी तक भी इसको न्याय नहीं मिला, जिनकी माता पिता लड़ते लड़ते ही देहांत हो गया। क्या करे ऐसे समाज और ऐसे कानून का जो इंसाफ नहीं दे पा रहा है। सालों पहले भी यही हाल था और आज भी यही हाल है। कानून आखिर कब तक चुप रहेगा और कब तक मुजरिम रस्तों पर, सड़कों पर सरेआम घूमते रहेंगे। वही बात करते हैं केस नंबर 2 की। तो सोनाली फागोट मर्डर केस। जी हाँ, चार्जशीट में हत्या का मोटिव स्पष्ट नहीं। हरियाणा के बीजेपी नेता और सोशल मीडिया रेस्टोरेंट में 22 अगस्त और 23 अगस्त 2025 की रात को मौत हो गई। गोवा पुलिस ने प्रारंभिक जांच में से पार्टी के दौरान अप्राकृतिक मृत्यु के रूप में दर्ज कर लिया। पोस्टमार्टम में शरीर पर ब्लंट फोर्स इंजरी पाए जाने के बाद हत्या का मामला माना गया। वहीं दूसरी ओर गोवा सरकार ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखा, जिस पर एमएचए की ओर से सीबीआई की जांच की अनुशंसा की गई। 15 सितंबर 2025 तक केस सीबीआई को सौंप दिया गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उसी साल नवंबर में सीबीआई ने सोनाली की सहयोगियों सुधीर व सुखविंदर सिंह के खिलाफ चार्जशीट पेश की। हालांकि कोर्ट में कहा कि जांच जारी है क्योंकि अभी हत्या का मोटिव स्पष्ट नहीं हो पाया। इस साल भी दोनों आरोपियों को 1 साल बाद ही दोनों आरोपियों को सशर्त जमानत मिल गई। केस नंबर 3 की बात करते हैं। मेवात डबल मर्डर गैंग रेप केस। सीबीआई जांच में 4 को फांसी की सजा सुनाई। मेवात में रात के घर में घुसकर हथियारों के बम पर मुस्लिम दंपति की हत्या और एक महिला व नाबालिग से गैंग रेप की घटना भी अगस्त में हुई थी। साल 2016 में यह घटना 24-25 अगस्त की दरमियाती रात को हुई थी। क्षेत्र में सांप्रदायिक तनाव फैला और केस हाई प्रोफाइल बन गया। केंद्र पर राज्य सरकार पर दबाव था। 20 सितंबर को केस सीबीआई को सौंप दिया गया। 21 नवंबर को हरियाणा पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी। इन्हें 3 साल की जांच के बाद पहले 24 जनवरी 2018 को और फिर 29 नवंबर 2019 को दोनों पूरक चार्जशीट पेश की।
और सीबीआई अदालत ने 4 मई 2024 को हेमंत चौहान, अयान चौहान, विनय उर्फ लंबू और जय भगवान उर्फ सेठू को फांसी की सजा सुना दी गई। साथ ही 8.2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा दिया गया। इतना ही नहीं दोस्तों, उसमें 6 आरोपियों को बरी कर दिया गया, जबकि एक पेल लेकर गायब हो गया और फांसी की सजा के खिलाफ पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में लगाई अपील पर अब 18 नवंबर 2025 की को सुनवाई कर दी गई। तो देखा आपने दोस्तों, इस केस में 6 आरोपियों को बरी कर दिया गया और ये 6 आरोपी अगर आगे जाके जुर्म करते हैं तो किसकी जिम्मेदारी रहेगी, ये सवाल हम सबका है। अब बात करते हैं छोटे से बच्चे के केस के ऊपर। केस नंबर 4, रायन इंटरनेशनल स्कूल में छात्र मर्डर केस। जी हाँ, अभी तक ट्रायल ही चल रहा है। गुरुग्राम के प्रतिष्ठित रायन इंटरनेशनल स्कूल के बाथरूम में 8 सितंबर 2017 को 7 वर्षीय छात्र प्रद्युम्न की गला रेत कर हत्या कर दी गई। पहले स्कूल बस कंडक्टर को आरोपी बनाया गया था, उसके बाद मामला सुर्खियों में आने लगा। 15 सितंबर को तत्कालीन एसएम मनोहर लाल भट्टर ने जांच सीबीआई को सौंप दी। जांच में स्कूल का ही 11वीं कक्षा का छात्र आरोपी निकला। सीबीआई जांच में सामने आया कि गुरुग्राम पुलिस ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की है। बस कंडक्टर को गलत तरीके से आरोपी बनाया गया। सीबीआई ने 5 फरवरी 2018 को 11वीं में पढ़ने वाले 16 वर्षीय छात्र के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। बस कंडक्टर को क्लीन चिट मिली। अब इस केस में आरोपी को वयस्क मानकर केस चलाया जा रहा है। अब जान लेते हैं हमारे हरियाणा की बेटी मनीषा मर्डर केस के बारे में कुछ ऐसी बातें जो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। मनीषा का 9वें दिन अंतिम संस्कार। छोटे भाई ने दी मुखाग्नि, पिता फूट कर रोए, तबीयत बिगड़ गई। भिवानी में इंटरनेट बैन बढ़ गया। हरियाणा की भिवानी की लेडी टीचर मनीषा का गुरुवार को 9वें दिन अंतिम संस्कार दिया गया। मनीषा को उनके छोटे भाई नितेश 13 वर्षीय ने मुखाग्नि दी और इस दौरान पिता संजय फूट कर रोए। इसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई, उन्हें अस्पताल में जाना पड़ा। मनीषा के शव को गुरुवार सुबह 8 बजे भिवानी के सिविल अस्पताल से सीधा घर नहीं ले जाया गया, बल्कि सीधा गांव के ढाणी लक्ष्मण के शमशान घाट लाया गया। बार पोस्टमार्टम और शव को पुराने होने की वजह से हालात बिगड़ने के चलते किसी को कफन हटाकर अंतिम दर्शन भी नहीं कराए गए। मनीषा को अंतिम विदाई देने के लिए काफी संख्या में ग्रामीण गांव पहुंचे। उन्होंने मनीषा अमर रहे के नारे भी लगाए। अंतिम संस्कार को लेकर गाँव में पुलिस तैनात भी रही। इसके साथ ही रैपिड एक्शन फोर्स में भी मौजूद रही। पुलिस ने बंद रास्तों से जेसीबी के जरिए खुलवाया। वहीं मनीषा के अंतिम संस्कार के बाद सरकार ने पहले दादरी और फिर भिवानी के इंटरनेट पर रोक हटा दी और भिवानी में आज गुरुवार सुबह 10 बजे ही इसे 24 घंटे के लिए बढ़ा दिया गया। इससे पहले कि 19 अगस्त सुबह 11 बजे से लेकर 21 अगस्त सुबह 11 बजे तक भिवानी और चरखी दादरी में इंटरनेट और ब्लॉक में से सेवाएं भी रोक दी गई। इधर हरियाणा में पुलिस ने मनीषा के मौत के मामले में जांच बंद कर दी गई। सरकार ने जांच सीबीआई को सौंपने का ऐलान कर यह बड़ा फैसला ले लिया। भिवानी पहुंचे डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि जल्द ही प्रक्रिया पूरी होने पर सारी चीजें सीबीआई को सौंप दी जाएगी। जान लेते हैं टीचर मनीषा के केस की टाइमलाइन। 11 अगस्त 2025 को मनीषा नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए घर से निकली थी। शाम को घर न लौटने पर परिजनों ने लोहारो थाने में गुमशुदगी की शिकायत भी दर्ज कराई। 12 अगस्त 2025 को मनीषा का कोई सुराग नहीं मिला। परिवार तलाश करता रहा। पुलिस पर मामले को गंभीरता से नहीं लेने का आरोप लगाया और 13 अगस्त 2025 को सिंघानी गांव के खेतों में मनीषा का शव मिला। परिजनों ने सिनाख्त की रोड जाम पर 4 घंटे प्रदर्शन किया। वहीं 14 अगस्त 2025 को परिजनों ने सिविल अस्पताल में धरना भी शुरू कर दिया। शव लेने से इनकार कर दिया। पोस्टमार्टम में मनीषा को 29.5 सेंटीमीटर गला कटा मिला। डॉक्टर के पैनल ने रेप की पुष्टि नहीं की। 15 अगस्त 2025 को परिजनों ने दोबारा पोस्टमार्टम की मांग की। 16 अगस्त 2025 को मुख्यमंत्री ने भिवानी एसपी को हटाया और कई पुलिसकर्मी सस्पेंड किए। दिल्ली रोड जाम कर दिया और बाजार भी बंद कर दिए। रोहतक पीजीआई में दोबारा पोस्टमार्टम कराया गया। यहाँ के डॉक्टर्स के पैनल ने भी रेप की पुष्टि नहीं की। 17 अगस्त 2025 परिजनों ने धरना जारी रखा। मंत्री श्रुति चौधरी ने आश्वासन देते हुए कहा कि सीएम पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं। 18 अगस्त 2025 पुलिस को सुसाइड नोट मिला। मेडिकल रिपोर्ट आई। पुलिस ने दावा किया कि कीटनाशक निगलने से मौत हुई है और आंखें गले को जानवर नोच गए। आखिर कब तक शर्मसार होता रहेगा भारत देश? ऐसे देश में बेटियां सेफ क्यों नहीं? इससे तो अच्छा होता है कि भारत जैसे देश में बेटियां जन्म ही नहीं लेती। बेटियों को जन्म बाहर के देशों में लेना चाहिए था, जहां पर हर छोटी बात पर फांसी दी जाती है, कार्रवाई की जाती है और हर चीज़ पर एक्शन लिया जाता है, जहां पर महिलाओं की सिक्योरिटी और सेफ के ऊपर कई तरह की कानून संविधाएं बनाई गई है। डॉक्टर्स का कहना है कि पोस्टमार्टम करने के बाद कि रेप की पुष्टि नहीं हुई है। ऐसा कैसे? या कोई बात वो छुपा रहे हैं या किसी का दबाव उनके ऊपर है? क्या हमेशा की तरह कानून पर इसी तरह से उंगलियां उठती रहेगी? क्या कानून कभी लड़कियों के हक में एक्शन लेना शुरू करेंगे? मनीषा को इंसाफ मिलना चाहिए। और कौन कौन मेरे साथ है कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। बस बहुत हो गया। हर दिन एक नई खबर के साथ मर्डर केस, गैंग रेप, इस तरह के समाचार सुन सुनकर महिलाओं को बाहर जाने से भी डर लगने लगा है।
आखिर क्या होगा आगे जाकर? यदि कानून हर केस को गंभीर नहीं लेगा तो क्या होगा आगे जाके महिलाओं का? जवाब चाहिए, जवाब दो। क्योंकि अभी तक किसी बड़े नेताओं की बेटी के साथ ऐसा हादसा नहीं हुआ जिनकी बेटियां सबके घरों में होती है। आखिर ये चीज़ नेताओं को और कानून को, पुलिस वालों को कब समझ में आएगी? आखिर उनके घर की बेटियां सेफ है तो क्या पूरे भारत की बेटियां सेफ है? पूरा बदन ढका हुआ सलवार सूट पहनकर निकली टीचर, उसके साथ इतना घिनौना काम। जिस भी दरिंदे हैवान ने इतना घिनौना काम किया है उसको सजा फांसी होनी चाहिए, या फिर उसका भी बीच चौराहे में कला कर देना चाहिए। तब जाके कानून पर भरोसा होगा, तब जाके लड़कियों का बाहर निकलना शुरू होगा, तब जाके इस तरह के अपराधों पर रोक लगेगी, तभी जाकर लड़कियां सेफ होगी। उसके बाद परिवार पुलिस से बोलने लगा कि जानबूझकर मर्डर को आत्महत्या बताया जा रहा है। 18 से 19 अगस्त 2025 को प्रशासन ने परिवार के साथ बैठक भी की। परिजन अंतिम संस्कार के लिए माने पिता बोले कि जांच से हम संतुष्ट नहीं हुए हैं। 19 अगस्त 2025 को पिता ने वीडियो जारी कर रखा था, बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती, दबाव डालकर सहमति मत लो। 20 अगस्त 2025 में मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का ऐलान कर दिया गया। तीसरी बार दिल्ली ALLMS ने पोस्टमार्टम शुरू किया। दोनों मांगे मानने पर परिवार अंतिम संस्कार के लिए राजी हुआ, धरना खत्म किया और 21 अगस्त 2025 को ढानी लक्ष्मण गांव में मनीषा का अंतिम संस्कार हुआ। यदि किसी सेलिब्रिटी के घर में चोरी हो जाती है तो तुरंत कार्रवाई होती है, तो इतने भयानक हत्याकांड में फांसी की सजा क्यों नहीं सुनाई जाती? इस तरह का मामला अदालतों में सालों तक क्यों खींचा जाता है? क्या बेटियों की इज्जत और उनकी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है? मनीषा को इंसाफ दिलाना सिर्फ उसका अधिकार नहीं बल्कि समाज और देश की जिम्मेदारी है। अगर आज मनीषा को इंसाफ नहीं मिला तो कल किसी और की बेटी के साथ यही होगा। जब तक गुनहगारों को सजा नहीं मिलती तब तक कानून पर सवाल उठता रहेगा। हम मनीषा के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे क्योंकि चुप रहना कायरता है। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी बेटी की केस के बारे में बात कर रही हूँ जिसने इंसानियत को हिला के रख दिया। मनीषा एक मासूम सी लड़की थी जिसे जीने का पूरा हक था, सपने देखने का भी पूरा हक था, लेकिन दरिंदों ने उसकी मासूमियत को इस तरह से नोचा कि सुनकर भी आपकी रूह कांप जाएगी। सोचिए, कोई इंसान इतना बेरहम कैसे हो सकता है? यह सिर्फ हत्या नहीं, ये इंसानियत पर धब्बा है। और सबसे बड़ा सवाल, कानून और सरकार कहाँ है? पुलिस कहाँ है? इंसाफ कब मिलेगा? क्या हमारी बेटियों की इज्जत की कोई कीमत नहीं? आखिर क्यों अदालतों ने ऐसे मामलों को सालों तक खींचती रहती है? जो दरिंदे खुलेआम घूम रहे उन्हें फौरन फांसी क्यों नहीं होती? क्या कानून सिर्फ अमीरों के लिए बना है, गरीबों के लिए और आम जनता के लिए नहीं बना? बड़े बड़े अपराधियों को संरक्षण क्यों मिलता है? यह केस उस इंसान के लिए आईना है जो सोचता है कि हमारी बेटियां सुरक्षित है। सच तो यह है कि आज कोई भी बेटी सुरक्षित नहीं है। अगर आज मनीषा को इंसाफ नहीं मिला तो कल हर गली हर मोहल्ले में दूसरी मनीषा खड़ी हो जाएगी, और उस वक्त हम सब जिम्मेदार होंगे, क्योंकि हमने चुप्पी साध ली है। और अब वक्त है आवाज़ उठाने का, अब वक्त है कानून और व्यवस्था को आईना दिखाने का। और हम तब तक चुप नहीं बैठेंगे जब तक मनीषा के गुनहगारों को फांसी की सजा नहीं मिल जाती। इंसाफ में देर होना भी अन्याय होता है। इस देश की बेटियां गुलाम नहीं बल्कि शक्ति है। मेरी मांग है कि मनीषा के गुनहगारों को फौरन फांसी की दी जाए ताकि कोई दूसरा दरिंदा ऐसी हिम्मत ना कर सके। हम सबको मिलकर आवाज़ बुलंद करनी होगी। यह सिर्फ मनीषा की लड़ाई नहीं, हर बेटी की लड़ाई है। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक आवाज़ गूंजती रहेगी। मनीषा की आत्मा तभी शांत होगी जब गुनहगारों को कठोरतम सजा मिलेगी। याद रखना, चुप रहना भी गुनहगारों के साथ मिलकर गुनाह करने जैसा होता है। इससे अच्छा है बाहर के देश, चीन में जाके देखिए। नहीं चाहिए हमें ऐसा खोखला कानून जो बेटियों को सुरक्षित नहीं रख सकता, बेटियों को इंसाफ नहीं दिला सकता। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलती हूँ अगली क्राइम अगली वीडियो के साथ। सेफ रहिए, अलर्ट रहिए और देखते रहिए आरती न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय भारत।